Hello everyone. Mic check. Hello, hello. Hello everyone. Welcome to Make It Easy platform. तो कल हम बेसिकली हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था वो था सीमेंट एंड ब्रिक्स। सीमेंट का कुछ पार्ट हमारा रह गया था परसों वाली क्लास से, जो हमने कल कंप्लीट किया था, और कल हमने ब्रिक्स का पार्ट भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें आपने ब्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि ब्रिक बेसिकली होती क्या है, क्या उसके साइजेस होते हैं, नॉमिनल साइज़ क्या होता है, मॉड्यूलर कौन सा होता है, कन्वेंशनल साइज़ कौन सा होता है, वेट ऑफ ब्रिक कितना लिया जाता है, ठीक है, डायमेंशंस क्या क्या रहते हैं, फ्रॉक क्या होता है, फ्रॉक के डायमेंशंस क्या होते हैं, ये सब हमने अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा था। फिर हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था ब्रिक का ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिस, जिसमें आपने अलग अलग क्लासिफिकेशन देखे थे। बेसिकली फर्स्ट क्लास, जिसको हिंदी में अव्वल ब्रिक्स भी कहा जाता है, सेकेंड क्लास द्वियम ब्रिक्स बोला जाता है जिसको हिंदी में, फिर उसके बाद थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास में हम लोगों ने ब्रिक्स पढ़ी थी। इन क्लासेस में जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ब्रिक्स होती हैं वो वेल बर्न्ड होती हैं, मतलब अच्छे तरीके से सिकी हुई जो ईंटें होती हैं उनको वेल बर्न्ड ब्रिक्स बोला जाता है, जो कि फर्स्ट और सेकंड क्लास दोनों में पाई जाती हैं। जबकि जो थर्ड क्लास आपकी ब्रिक होती है वो अंडर बर्न्ड होती है, मतलब ढंग से सिकी हुई नहीं होती, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट रह जाती है। और फोर्थ क्लास ब्रिक आपकी बहुत ज़्यादा जलने की वजह से ओवर बर्न्ड हो जाती है और ब्रिटल बन जाती है कंपेयर टू दैट ऑफ दी वेल बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है ना। तो ये सब हमने अपनी लास्ट क्लास में ऑलरेडी यहाँ पे देखा हुआ है। आज जो अब हम करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली आज हम ब्रिक्स के ऊपर आगे देखने वाले हैं। तो ब्रिक्स में अब आप देखते हैं, आपने इतना पढ़ लिया था कि भैया ब्रिक होती क्या है, ब्रिक की डायमेंशन क्या होती है, ठीक है ना। अब आज हम देखने वाले हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक स्पेसिफिकली। ये देखिए, ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं यहाँ पे। मेजनरी यूनिट नॉट एक्सीडिंग 300 mm इन लेंथ, 150 mm इन विड्थ एंड 100 mm इन लेंथ, तो उस मेजनरी यूनिट को ब्रिक बोला जाता है। और मेजनरी यूनिट विच इज एक्सीडिंग द साइज ऑफ ब्रिक इन एनी डायमेंशन, उसको क्या बोला जाता है, ब्लॉक बोला जाता है। दैट मीन्स अगर अब ये जो आपने लास्ट क्लास में देखा था वो देखा था कि जो ब्रिक के आप डायमेंशंस पढ़ रहे थे, या तो पढ़ रहे थे 19 by 9 by 9, क्या पढ़ रहे थे 19 by 9 by 9 सेंटीमीटर पढ़ रहे थे, विच इज़ द स्टैंडर्ड द मॉड्यूलर साइज ऑफ द ब्रिक। नॉमिनल साइज में आप पढ़ रहे थे 20 सेंटीमीटर by 10 सेंटीमीटर by 10 सेंटीमीटर, विच इज़ अलॉन्ग विद मोटार। ये जो साइज होता है ये अलॉन्ग विद मोटार होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। तो ये भी आपने अपनी लास्ट क्लास में यहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है आपका, अब देखिए ये सारे डायमेंशंस आपके विद इन 300 mm ऑफ लेंथ, मतलब 30 सेंटीमीटर के अंदर है दोनों जो लेंथ है वो। इवन एक और साइज मैंने आप लोगों को बताया था 23 by 11.4 by 7.6 सेंटीमीटर, विच इज़ योर कन्वेंशनल साइज, ऐसा भी कुछ बताया था मैंने आपको। तो बेसिकली अगर 30 सेंटीमीटर की लेंथ के अंतर्गत 15 सेंटीमीटर ऑफ विड्थ के अंदर, 10 सेंटीमीटर ऑफ हाइट के अंदर अगर आपकी ब्रिक की डायमेंशन आ रही है तो वो पर्टिकुलर जो है वो ब्रिक कहलाएगा। अगर इसके पार जा रहा है तो उसको आप ब्रिक नहीं बोल सकते, फिर आप उसको ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई हो। आज हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक देखने वाले हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक्स। तो अगर आप ब्रिक्स के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो ब्रिक्स के इंग्रेडिएंट में आपको शॉर्टकट अगेन यहाँ पे भी मैं देने वाली हूँ, जैसे मैंने आपको सीमेंट में दिया था ली साकिंसा का, वैसे ही ब्रिक्स के इंग्रेडिएंट याद करने के लिए मैं आपको एक और शॉर्टकट देने वाली हूँ, विच इज़ सलीम भाई साहब। यहाँ पर सलीम जो भाई साहब हैं, एस को रिप्रेजेंट करता है आपका सिलिका। अगेन ये भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज पहले वाले जो एलिमेंट है उसका होगा और सबसे कम जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसका होगा। एस स्टैंड्स फॉर सिलिका, ए स्टैंड्स फॉर एल्यूमिना, L stands for lime, I stands for iron oxide and M stands for magnesia। तो ये पर्टिकुलर जो है इंग्रेडिएंट्स आपके ब्रिक के हैं। यहाँ पे सिलिका है जो है आपका 50 से 60% के करीब यहाँ पे अवेलेबल रहता है, जबकि जो लाइम होता है वो 20 से 30% यहाँ पर रहता है। कमिंग टू द सिलिका, अगर सिलिका की हम बात करें तो सिलिका जो परफेक्ट शेप एंड साइज होता है ब्रिक का, क्या होता है, जो परफेक्ट शेप एंड साइज होता है ब्रिक का, वो किसकी वजह से आता है, वो सिलिका की वजह से आता है। क्योंकि ये सिलिका भाई साहब क्या करते हैं, सिलिका क्या प्रिवेंट्स करता है, श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना, तो सिलिका वो श्रिंकेज प्रिवेंट करता है, वार्पिंग को प्रिवेंट करता है ब्रिक की। अब वार्पिंग क्या होती है मैं बताती हूँ। कई बार आपने देखा होगा जो ब्रिक्स होती है ना, ब्रिक की शेप कैसी होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर। कैसी होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर। कुछ इस तरीके से आपकी ब्रिक दिखाई देती है इन यूजुअल या नॉर्मल टाइम्स।
है ना। अगर ऐसा हो कि यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर पोर्शन ना ये कर्व आ जाए इस तरीके से, ये जो पोर्शन है ये कर्व आ जाए, चाहे यहाँ से आ जाए या चाहे यहाँ से आ जाए, ठीक है ना, ये कर्व है, इस फॉर्मेट में है, इंस्टेड ऑफ दैट इस फॉर्मेट के बजाय इस फॉर्मेट में अगर आपका वो ब्रिक आ रहा है तो इसको वार्प्ड ब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वार्प्ड ब्रिक। क्या बोलते हैं? वार्प्ड ब्रिक बोलेंगे या फिर वार्पिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दैट वार्पिंग हैज बीन डन। तो इसी को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? आपका बेसिकली आपका सिलिका। सिलिका इज यूज्ड टू प्रिवेंट द श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ द ब्रिक, hence it retains the particular perfect shape and size of the brick। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका सिलिका भाई साहब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्रेंथ के साथ साथ श्रिंकेज और वार्पिंग को भी आपका प्रिवेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्यूमिना की। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव का। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, स्पेशली फॉर द जनरल इंजीनियरिंग ब्रांच। जो प्लास्टिसिटी आती है ना, प्लास्टिसिटी आती है जो क्ले में, तो इट इज़ यूज टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू द क्ले, जिसकी वजह से आपकी मोल्डिंग पॉसिबल हो पाती है। ब्रिक की जो मोल्डिंग पॉसिबल हो पाती है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना इन द ब्रिक, बिकॉज एल्यूमिना इज यूज टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। क्या देता है? ब्रिक को प्लास्टिसिटी देता है, जिसकी वजह से जो आप साइज देखते हो ब्रिक का वो बन पाता है। वो बेसिकली वो जो उसको ऐसा बनाने का जो कैपेसिटी दिया है वो उसको एल्यूमिना ने दिया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है एल्यूमिना, देखिए इट इज़ यूज टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू इजिली मोल्ड इन टू द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज, ठीक है ना। अब ये एक्सेस वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए कि देता क्या है, ठीक है ना। तो आपके लिए उतना ही बहुत है कि वो क्या इम्पार्ट कर रहा है, क्या दे रहा है, ठीक है ना। तो ये एडिशनल नॉलेज मैंने बेसिकली ये एडिशनल पॉइंट्स आपकी नॉलेज के लिए लिखे हैं कि इन केस अगर किसी के पास सफिशिएंट टाइम हो तो उसको भी पढ़ सकता है कि भैया ज़रूरत से ज़्यादा हो तो क्या है, अदरवाइज दिस थिंग्स इज सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। इट इज क्लियर है। अब सिलिका का मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता ही दिया है। जो सिलिका है वो क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग को यहाँ पे जैसे कहते हैं प्रिवेंट कर रहा है, और ब्रिक को एक परफेक्ट या यूनिफॉर्म शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। कमिंग टू द लाइम, ये 4 से 5% में है, ये भी श्रिंकेज को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है ना। और ऑक्साइड्स ऑफ आयरन मैग्नीशिया, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो आयरन और मैग्नीशिया होते हैं ये कलर इंपार्ट करते हैं बेटा। आयरन आपका रेडिश टिंच देता है और मैग्नीशिया आपका येलोइश टिंच देता है। तो ये कलर इंपार्टिंग कंपाउंड्स होते हैं। ये वहाँ पे भी कलर दे रहे थे सीमेंट में, और यहाँ पे भी आपको कलर देते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। देखिए रेडिश ब्राउन शेड दे रहा है ब्रिक को, और ये आपका क्या दे रहा है? येलोइश शेड दे रहा है आपको, आपके ब्रिक को। क्लियर है इतनी चीज़? चलिए नेक्स्ट इज अगेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको बेसिकली 4 स्टेप्स याद रखने हैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के लिए। सबसे पहला क्या करना होता है हमें? प्रिपरेशन ऑफ क्ले। क्या करना पड़ता है? प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मतलब क्ले को प्रिपेयर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सबसे पहले जब क्ले आपका प्रिपेयर हो जाता है, फिर उसके बाद आपको उसको क्या करनी पड़ती है? मोल्डिंग करनी पड़ती है। मोल्डिंग मतलब होता है अलग अलग खांचों में उसको साइज या परफेक्ट जो भी आपको साइज चाहिए उसका बनाना, दैट इज नोन एज मोल्डिंग। जो आप रेक्टेंगुलर शेप देते हो वो भी दी जाती है विद द हेल्प ऑफ मोल्ड्स, खांचों की मदद से दी जाती है, और खांचों की मदद से शेप को देने का प्रोसेस ही मोल्डिंग कहलाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले हो गया, फिर मोल्डिंग किया गया। मोल्डिंग के बाद हमने क्या किया? उसको ड्राई किया, क्योंकि उसमें आप सभी को पता होगा, क्योंकि अब मोल्डिंग डेफिनेटली उसमें पानी तो डाला ही गया है उसको पर्टिकुलरली उस मॉइस्चर कंटेंट पे लाने के लिए कि उसको मोल्ड किया जा सके, प्लास्टिक बनाया जा सके, है ना। तो बेसिकली अब ड्राई करना भी हमारा क्या हो जाता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा यहाँ पर हो जाता है। ड्राइंग की जाती है, फिर ड्राइंग करने के बाद उसको हार्डन करने के लिए हम उसको बर्न करते हैं, तो बर्निंग यहाँ पर की जाती है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है ये आपको याद रखने हैं। ये प्रिपरेशन ऑफ क्ले में एक बार दोबारा लिख देती हूँ, ये थोड़ा सा अनटाइडी हो रहा है, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को फिर, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या था? प्रिपरेशन ऑफ क्ले, दूसरा मोल्डिंग, तीसरा ड्राइंग एंड चौथा बर्निंग। तो ये 4 प्रोसेस हम देखेंगे अभी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कमिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ क्ले, इसमें फर्दर 7 स्टेप हम लोग देखते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है अनसॉइलिंग। क्या होता है? अनसॉइलिंग। फिर किया जाता है डिगिंग। क्या किया जाता है? डिगिंग। अनसॉइलिंग का मतलब क्या होता है? जो टॉप की 200 mm लेयर होती है ना जो सॉइल की, उसको रिमूव कर दिया जाता है। आपको पता होगा जो कूड़ा करकट मैक्सिमम होता है ना,
वो उसी लेयर में पाया जाता है जो टॉप की सॉइल होती है। जो टॉप की 20 सेंटीमीटर या 200 mm की जो थिकनेस है उसमें आपका मैक्सिमम कूड़ा पाया जाता है, तो हम उस पर्टिकुलर लेयर को रिमूव कर देते हैं, उसी को अनसॉइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनसॉइलिंग। फिर उसके बाद किया जाता है डिगिंग। अब क्या होता है, अनसॉइलिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने जो मतलब की मिट्टी है एक पर्टिकुलर डेप्थ से उसको निकालेंगे, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिगिंग। ठीक है ना। अब अनसॉइलिंग हो गया, फिर हमने सॉइल भी निकाल ली, मतलब डिग कर ली, फिर उसके बाद करेंगे क्लीनिंग। फिर उसके बाद क्या करेंगे भैया? क्लीनिंग करेंगे। अब देखिए पत्थर तो उसमें भी प्रेजेंट रहेंगे, जो आपने मिट्टी वहाँ से निकाली है टॉप की लेयर को रिमूव करने के बाद, उसको उन पत्थरों को वहाँ से निकालने का या अदर कोई और इम्प्योरिटीज भी उसमें प्रेजेंट हैं तो उनको भी रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्लीनिंग, जो कि किया जाता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिगिंग। क्लीन अनसॉइलिंग हो गया, डिगिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद जब हमने क्लीनिंग कर ली उसके बाद हम उसको करते हैं वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? वेदरिंग में हम लोग क्या करते हैं, वो जो आपने अब मिट्टी साफ कर दी है, अब हम उसको ना बेसिकली ओपन एरिया में छोड़ देते हैं लगभग 3 से 4 हफ्तों के लिए। कितने हफ्तों के लिए? लगभग 3 से 4, मतलब 1 महीने के लिए हमने उसको बाहर छोड़ दिया, ताकि पर्टिकुलरली उसमें जो आपको चीज़ें चाहिए वो उसमें या पर्टिकुलर वो जो चाहिए उसमें कि सॉफ्टनेस आ सके, तो हमने उसको बाहर वेदरिंग के प्रोसेस के लिए छोड़ दिया है। ठीक है ना। तो 3 से 4 महीने के लिए हम इसको ओपन ग्राउंड में रख देते हैं। ठीक है। तो उस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है? वेदरिंग बोला जाता है। ठीक है ना। ताकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रह गया तो ऑप्टिमम जिसे कहते हैं इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें अटेन हो पाएँ। ठीक है। उस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। फिर उसके बाद एक बार आपने वेदरिंग कर दिया, फिर उसके बाद होगी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट शॉर्ट हो रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स देखे थे हमने, सलीम भाई साहब को भी देखा था, तो कोई कंपोनेंट ऐसा भी होगा समटाइम्स शॉर्टेज वगैरह है या बहुत वो है, तो हम ब्लेंडिंग के प्रोसेस में वो कंपोनेंट्स वहाँ पे या इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे जो भी आपने ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो प्रॉपरली। ठीक है ना। जैसे अभी आप कलर ही देख रहे थे, तो ऐसे टिंचेस आप ब्लेंडिंग के प्रोसेस में वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जो भी कंपोनेंट शॉर्ट हो रहा है उसको ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ब्लेंडिंग। तो बेसिकली वेदरिंग के बाद ही ब्लेंडिंग किया जाता है। फिर एक बार ब्लेंडिंग हो गया, फिर किया जाता है टेम्परिंग। टेम्परिंग किया जाता है। टेम्परिंग के प्रोसेस में क्या होता है, ये टेम्परिंग का जो प्रोसेस होता है ये पग मिल्स में होता है। कौन सी मिल्स में? पग मिल्स में किया जाता है। अब आपने कभी देखा होगा पहले के लोग जो बेकरी चलाते थे तो वो मैदा फेंटने की मशीन रखते थे, है ना। वो जो मैदा फेंटने वाली मशीन होती थी वो क्या करती थी? मैदे को गूंथती थी, नीडिंग। तो टेम्परिंग के प्रोसेस में भी जो पग मिल्स हैं वो क्या कर रही हैं? वो नीड ही कर रही हैं। वो बेसिकली उस क्ले को नीड कर रही हैं, क्योंकि क्ले से ही हम लोग क्या बना रहे हैं? ब्रिक्स बना रहे हैं, तो उस क्ले को ही नीड कर रही है। मतलब ये जो टेम्परिंग है, यहाँ पे जो पग मिल्स लगाई गई हैं टेम्परिंग के लिए, तो उन पग मिल्स के द्वारा हम क्ले को नीड कर रहे हैं और उसको और सॉफ्ट यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है ना। तो उस फिनोमिनन को क्या बोला गया? टेम्परिंग बोला गया। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अनसॉइलिंग प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉप की सॉइल को रिमूव कर दिया जाता है। डिगिंग में आपको फर्दर सॉइल को निकाला जाता है। फिर क्लीनिंग में इम्प्योरिटीज़ को क्लीन किया जाता है जो सॉइल निकाली है उसकी। फिर उसके बाद वेदरिंग के प्रोसेस में एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में छोड़ दिया जाता है सॉफ्टनेस के लिए अटेन करने के लिए। फिर ब्लेंडिंग के प्रोसेस में कोई भी इंग्रेडिएंट अगर रिक्वायर है तो ऐड कर दिया जाता है। टेम्परिंग के प्रोसेस में क्या किया जाता है? अगेन नीड किया जाता है। अब देखिए, इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज एडेड इन द क्ले इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट टू द रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी एज रिक्वायर्ड फॉर मोल्डिंग। तो इसको नीड किया जाता है, यहीं पे गूंदा भी, मतलब क्ले को गूंदा जा रहा है इन शॉर्ट। ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हम लोगों ने देखी किसमें? प्रिपरेशन ऑफ क्ले में। तो 4 प्रोसेस में पहला प्रोसेस क्या था? क्ले को प्रिपेयर करना। दूसरा था अब उसको खांचों में डालना। खांचे क्या होता है? जो खांचों में डालने का प्रोसेस होता है, मतलब वो प्रोसेस जिसमें आपको ब्रिक की जो शेप आप देख रहे हो वो मिलती है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मोल्डिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? मोल्डिंग बोला जाता है। अब क्या होता है? मोल्डिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मोल्ड्स। मोल्डिंग किसकी हेल्प से की जाती है? मोल्ड्स की हेल्प से, खांचों की हेल्प से की जाती है। तो मान लीजिए ये वो खांचा है जिसमें आपकी क्या डलने वाली है? आपकी क्ले डलने वाली है। यही वो खांचा है, इसमें मैंने क्ले डाली और यही क्ले जिसे कहते हैं आगे जाके जब बर्निंग के प्रोसेस से होते हुए बाहर आएगी और यही क्ले आगे आके क्या बनेगी? ब्रिक बनेगी। तो द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग क्लेस इन द मोल्ड्स इन द रिक्वायर्ड आफ्टर विच विल गेट द रिक्वायर्ड शेप ऑफ ब्रिक इज नोन एज मोल्डिंग, है ना। यहाँ से जो क्वेश्चन उठ के आता है वो पूछता है जो साइज ऑफ मोल्ड्स होते हैं, साइज ऑफ मोल्ड्स ये जो होते हैं ये पर्टिकुलरली सेम साइज का होता है जिस साइज की ब्रिक चाहिए या फिर कुछ ऊपर नीचे होता है। तो याद रखिएगा जो साइज ऑफ मोल्ड होता है वो 8 to 12% बड़ा होता है।
8 to 12% बड़ा होता है जो भी आपको साइज चाहिए। अगर आपको 19x9x9 का साइज चाहिए तो आप जो खांचा उठाएंगे वो 8 से 12% बड़ा होना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि टेम्परिंग के प्रोसेस में आपने क्या किया, नीडिंग का प्रोसेस किया, गूंदा क्ले को, मतलब पानी वानी उसमें ऐड किया था। तो अब जब आपने उसमें पानी डाला तो जहां पानी वहां श्रिंकेज बेटा, जहां पानी वहां, जब पानी उड़ जाएगा तो श्रिंक भी तो करेगा। अभी पानी है तो वॉल्यूम चेंज हो गया है, लेकिन पानी जब इवेपोरेट कर जाएगा, जब हम पानी को रिमूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ेगा भी तो सही। तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? श्रिंकेज ही तो बोलोगे। तो उस श्रिंकेज की वजह से अगर आप 19x9x9 का ही खांचा लोगे तो वो छोटा हो जाएगा श्रिंक होके, जब पानी जाएगा तो उसमें से, पानी जब उसमें से उड़ जाएगा तो वो खांचा क्या हो जाएगा, वो खांचे की साइज से छोटी हो जाएगी आपकी ब्रिक। इसी वजह से जो हम खांचा लेते हैं या मोल्ड लेते हैं वो 8 to 12% बड़ा साइज का लेते हैं कि अगर सिकुड़े भी तो वो साइज हमें मिल जाए एग्जैक्ट जो हमें चाहिए। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, चाहे आप कोई भी ब्रिक उठा के नपवा लेना, कोई भी ब्रिक मैं बोलूंगी ऐसा नहीं है कि अगर आप 100 ब्रिक लेकर आए हो तो 100 की 100 ब्रिक 19x9x9 की ही होंगी। फॉर श्योर उनमें चेंजेस होंगे ही होंगे, क्योंकि अब सिकुड़ कितना रहा है दैट डिपेंड्स ना, है ना, तो वो उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग इस पर्टिकुलर चीज के लिए ही डायमेंशन टेस्ट करते हैं आगे जाके ब्रिक्स पे, ठीक है। तो मोल्ड का साइज कितना बड़ा होना चाहिए? 8 से 12% बड़ा होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर आता है आपका ड्राइंग का प्रोसेस। अब ड्राइंग का प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली, अब जो टेम्परिंग के प्रोसेस में आपने पानी डाला था, क्ले को नीड किया था, फिर मोल्ड्स में डाला था, और ताकि उसमें रिक्वायर्ड शेप आ सके, मोल्ड का साइज आपने 8 से 12% बड़ा लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ड्राइंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जब आप इन खांचों से उन पर्टिकुलर जो क्ले का शेप अब आ चुका है, अब जब आपने उसको बाहर निकाला, जब आप उसको बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अब आप उसको सूखने रखोगे थोड़ी देर, क्योंकि अब ऑलरेडी उसमें ना मॉइस्चर कंटेंट है। अगर मैंने उसको डायरेक्टली बर्निंग के लिए डाल दिया तो ब्रिक्स के अंदर क्रैक्स आ जाएंगे, क्योंकि सडन देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, अभी उसमें पानी था और एकदम से हीट आ जाएगी। कभी कांच के गिलास में गरम गरम चाय जब हम पहले डाल देते थे तो ब्रेक हो जाता था ना वो, या कप ब्रेक हो जाता था गरम गरम चाय डालने से, तो क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता था सडन, इस वजह से। तो यहाँ पर भी सडन टेम्परेचर चेंज की वजह से आपके ब्रिक्स में क्रैक आ सकते हैं अगर आप उसे डायरेक्टली बर्निंग के लिए भेज देंगे। इसलिए हम बर्निंग से भेजने से पहले उसको क्या करते हैं, उसका जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, अब अगेन हम उसको पहले सुखाते हैं ताकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन ना हो जिसकी वजह से क्रैक्स आए। तो हम उसको ड्राई करते हैं अप टू अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 2%, मतलब तब तक ड्राई करते हैं जब तक उसका मॉइस्चर कंटेंट 2% तक नहीं आ जाता। तो ड्राई करते हैं अप टू मॉइस्चर ऑफ 2%। तो 2% की मॉइस्चर तक हम उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। जब 2% के मॉइस्चर पे वो क्या हो गया, ड्राई हो गया, अब इसका मतलब है आपकी ब्रिक अब बर्निंग के लायक हो चुकी है। अब आप उसे फर्दर भट्टियों में भेज सकते हैं, फर्नेसेस में भेज सकते हैं बर्न होने के लिए और हार्डन होने के लिए, क्योंकि बर्निंग के बाद ही उनके अंदर जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस है वो आती है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि ब्रिक को जब आप सुखाएंगे तो कैसे सुखाएंगे। तो हमेशा याद रखना, ब्रिक को कभी भी उसकी बड़ी डायमेंशन से नहीं सुखाया जाता। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ दिस इज द लॉन्गेस्ट डायमेंशन ऑफ ब्रिक, है ना, तो ब्रिक को कभी भी ऐसे सीधा नहीं रखा जाएगा। ब्रिक को आप सबसे अच्छा जो है वो ब्रिक को इस तरीके से सुखाते हैं, इस तरीके से ऐसे रख दिया जाता है। अगर ऐसे नहीं रख पा रहे हो तो ये मान लीजिए, अगर मैं बोल रही हूँ ये आपकी ब्रिक है, ये आपकी अगर ब्रिक है इस तरीके से, है ना, यहाँ ऐसे रखोगे ना, अगर सुखाने के लिए इसको ऐसे रखोगे इस ब्रिक को, तो क्या हो जाएगा, जो पर्टिकुलर नीचे वाला सरफेस है इसका, जो कि अगेन बहुत बड़ा सरफेस एरिया है जो कांटेक्ट में है, ये गीला रह जाएगा, है ना। हम इसको कैसे सुखाएंगे, हम इसको ऐसे सुखाते हैं, ऐसे सुखाते हैं, और ऐसे नहीं रख रहे हो तो ऐसे साइड वाइज रख दोगे, ठीक है ना। तो मतलब या तो ऐसे सुखाओ, ये तो बेस्ट है अगर ऐसे सुखा रहे हो तो, क्योंकि देखो बहुत कम सरफेस एरिया फिर ग्राउंड के कांटेक्ट में गीला रहेगा, या तो फिर ऐसे सुखाओ, पर ऐसे कभी नहीं सुखाना, ऐसे लिटा के उसको कभी नहीं सुखाना, एजेस में ही आप उसको सुखाओगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है कि ब्रिजेस को किस तरीके से सुखाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो बेस्ट तरीका तो यही है कि ऐसे सुखाओ, अदरवाइज एज वाइज जो लेंथ की एज वाइज है वैसे उसको सुखा सकते हो, लेकिन बिल्कुल ऐसे लिटा के नहीं कि मैक्सिमम सर्फेस एरिया आपके ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में और वो गीला रह जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ड्राई अप टू मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 2%, और कैसे ड्राई करना है मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, मैं आपको ये भी बता दूँ, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसी वजह से हम पर्टिकुलर अब जो ड्राइंग है ना, वो भी हमने फर्नेसेस में अरेंजमेंट्स कर रखे हैं कि वहीं पर ड्राई भी हो जाएगा और वहीं पे आगे बर्न भी हो जाएगा। तो हमने ये अरेंजमेंट भी अब हम करने लग पड़े हैं, नहीं तो हम पहले ये जो नेचुरल ड्राइंग में बता रही हूँ, ये जो प्रोसेस में बता रही हूँ नेचुरल ड्राइंग का था कि आप नेचुरली कैसे ड्राई करेंगे ब्रिक को, है ना। पर आजकल तो फर्नेसेस में ही ड्राइंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो आप मतलब वहीं पे हो जाता है, तो वो इट्स नॉट अ बिग डील,
ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है बर्निंग का। बर्निंग क्यों किया जाता है ब्रिक्स में? ताकि ब्रिक्स में हार्डनेस आ सके और स्ट्रेंथ आ सके, ब्रिक क्या हो सके, हार्डन हो सके, इसी वजह से हमें उन्हें बर्न करना पड़ता है। मतलब अब तक जो आपके हाथ में क्ले थी वो जलने के बाद भट्टी से जब बाहर आएगी तो वो ब्रिक बन चुकी होगी। कि क्या बन चुकी होगी? ब्रिक। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ब्रिक बनता है? तो कौन से टेम्परेचर पे? 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे जब आप अपनी ईंट को बर्न करते हो तो आपका क्या बन जाता है? वो ब्रिक बन जाता है 900 से 12। अब इसमें भी फर्दर बाइफिकेशन होती हैं, 3 टेम्परेचर आते हैं, डीऑक्सीडेशन टेम्परेचर होता है, विट्रिफिकेशन टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। पर हमें इतना डीप नहीं जाना है, क्योंकि आपके लिए वो जनरल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए इतना बहुत है कि भैया किस टेम्परेचर पे ब्रिक बनता है, किस टेम्परेचर पे बनता है? 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे। फर्दर जो बाइफिकेशन है वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं। क्लियर है इतनी चीज? जबकि सीमेंट कितने टेम्परेचर पे बन रहा था आपका? 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पर। और यहाँ पे देखिए ये कितने उस पर बन रही है? ये बन रही है 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है आपके ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑब्जेक्टिव के लिए है। क्लियर है इतनी चीज? अब अगेन बर्निंग कहाँ की जाती है? देखो बर्निंग कहाँ की जाती है? भट्टियों में। वो आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट अ काइंड ऑफ अ फर्नेस, क्योंकि बच्चों को ये नाम नहीं बता रहे थे, तो मैं आपको बता दूं जो बर्निंग की जाती है वो की जाती है फर्नेसेस में, भट्टियों में, जिनका नाम होता है या तो क्लैंप या तो फिर बोलेंगे उन्हें किल्न्स। किल्न्स एंड क्लैंप्स। क्लैंप्स होते हैं छोटे ईंट के भट्टे, किल्स होती हैं बड़ी बड़ी ईंट की भट्टियां, ठीक है। क्लैंप्स क्या होते हैं? लोकल जो भट्टे दिखते हैं ना ईंट के, उनको क्लैंप बोला जाता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं जो स्किल लेबर चाहिए सब चीज़ ऑपरेट करने के लिए, बड़ी बड़ी भट्टियां हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या बोला जाता है? किल्स बोला जाता है। जो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मिलती हैं ज़्यादा, वो आपकी बड़ी बड़ी भट्टियों मतलब किल से मिलती हैं। क्लैंप क्योंकि लोकल भट्टे होते हैं तो गुड क्वालिटी ब्रिक्स भी यहाँ से हमें कंपेरेटिवली बहुत कम मिलती हैं, ठीक है ना। और अगेन बर्निंग और ड्राइंग का प्रोसेस तो इसमें बहुत ही अलग है, क्यों? टाइम कंज्यूमिंग बहुत है ना, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वही मैंने आगे लिखी हुई भी हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए मोल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज टू द ब्रिक, एंड द साइज ऑफ द मोल्ड इज टू बी केप्ट टू बी 8 to 12% मोर, ठीक है ना। ये मोर आएगा इसमें, यहाँ पे पूरे पॉइंट लिखा नहीं है, इट शुड बी 8 to 12% मोर। नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। अगैन तो मैंने जैसे बताया कि आप तब तक ड्राइंग करेंगे जब तक वो 2% तक नहीं आ जाता उसका मॉइस्चर कंटेंट, और इट शुड बी प्लेस्ड अलोंग द एजेस फॉर द ड्राइंग, ये भी मैंने आपको बताया है अभी। फिर उसके बाद बर्निंग की अगर हम बात करें तो बर्निंग क्या दे रहा था? स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, मैंने आपको बताया ये भी। टेम्परेचर ऑफ बर्निंग भी बता दिया, ठीक है ना। और कहाँ बर्न की जाती हैं? भट्टियों में भी बर्न की जाती हैं, जिनको क्लैंप्स या किल्स बोला जाता है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है ना। फिर ये फ्रॉक की डायमेंशंस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी यहाँ पे, विच इज 10 सेंटीमीटर। देखिए ये 10 सेंटीमीटर होता है, दिस इज योर 10 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, एंड इसकी जो डेप्थ होती है ये दिस डेप्थ, ये जो पर्टिकुलर डिप्रेशन दिख रहा है, ये जो डेप्थ होती है आपकी, ये 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर यहाँ पे रहती है। क्लियर है इतनी चीज? क्लियर है इतनी चीज? तो ये पर्टिकुलर फ्रॉक के डायमेंशन है जो कि यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। और करता क्या है फ्रॉक? लास्ट क्लास में भी बताया था, एक तो प्रमोशन का, जो जिस भी ब्रांड का आपका ईंट होगा उसका प्रमोशन का काम कर रहा है। दूसरा क्या काम कर रहा है? शेयर की का काम कर रहा है। शेयर की का मतलब क्या है? अगर एक ईंट के ऊपर जब आप दूसरी ईंट रखोगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये पर्टिकुलर देखो डिप्रेशन की वजह से जो मोटार है यहाँ कंपेरेटिवली ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से बॉन्ड आपका क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग बनता है। इस वजह से इसको एज अ बोलते हैं कि शेयर की भी एक्ट कर रहा है ये। क्लियर है इतनी चीज़? चलिए, तो अगेन जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। अलग अलग तरीके की ब्रिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन उठा हुआ है ना, तो वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। चलिए देखते हैं। तो बुल नोज ब्रिक है पहला। बुल नोज ब्रिक कौन सी होती है? जिसमें जो ब्रिक है वो इस तरीके से क्या है आपकी, ऐसे मुड़ी हुई है, तो ऐसी ब्रिक को क्या बोला जाता है? बुल नोज ब्रिक बोला जाता है। इमेजेस से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए इमेजेस लगाई हुई हैं। देखिए जब वन एज ऑफ द ब्रिक इज राउंडेड, देखो ये राउंड शेप का हो रखा है ना, रेक्टेंगुलर होना चाहिए लेकिन क्या हो रखा है? राउंड हो रखा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा? बुल नोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुल नोज। दूसरा है आपका काउ नोज ब्रिक। जब दो एजेस आपकी क्या होती है? राउंडेड। देखिए यहाँ पे ये एज भी राउंडेड है और ये एज भी राउंडेड है इस तरीके से, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? काउ नोज ब्रिक बोला जाता है। फिर आता है आपका चैनल ब्रिक्स। इसको ड्रेन्स के लिए, नालियों, ड्रेन्स मतलब क्या? नालियां, नालियों के लिए यूज की जाती है। देखो ये है आपकी चैनल ब्रिक। ये देखो ये कर्व सा दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, तो दिस इज योर पर्टिकुलर चैनल ब्रिक। दूसरे कलर से दिखा देती हूँ,
देखिए ये कर्व सा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिस कर्व। तो ये पर्टिकुलर ड्रेन्स या नालियों के लिए यूज होती है, इसी को चैनल ब्रिक के नाम से आप लोग जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है आपका कॉपिंग ब्रिक्स। कौन सी? कॉपिंग ब्रिक्स। कभी आप कॉलेजेस वगैरह में अपने देखते होंगे जो वहाँ पे दीवारें बनी हुई रहती हैं, स्पेशली जो पर्टिकुलर पैरापेट वॉल्स या फ्लोर्स के बगल में जो आपको वॉल्स दिखाई देती हैं जो आपको गिरने से रोक रही हैं, उन वॉल्स के ऊपर ये बनाया हुआ जाता है ये कॉपिंग ब्रिक्स, कि ताकि बारिश का पानी भी आए तो यहाँ से जिसे कहते हैं नीचे गिर जाए और आपकी दीवार को कोई नुकसान ना हो। तो इन ब्रिक्स को कॉपिंग ब्रिक्स बोला जाता है बेटा। तो ये इस तरीके से दिखाई देती हैं, देखिए ये स्लोपी सरफेस इधर है और ये स्लोपी सरफेस इधर है, तो इन ब्रिक्स को क्या बोला जाता है? आपका कोपिंग ब्रिक्स बोला जाता है। ये बहुत वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, कि कोपिंग ब्रिक्स क्या काम करती हैं। क्या काम करती हैं भैया? वाटर अगर इनके ऊपर गिरता है, पानी गिरता है, तो इनको जिसे कहते हैं अंदर नहीं सीप करने देती, और जिसे क्योंकि देखो स्लोपिंग सरफेस है तो पानी वहाँ से नीचे गिर जाता है, दीवार के अंदर नहीं सीप कर पाता। तो ये बहुत एडवांटेज हो रहा है इन ब्रिक्स का, ठीक है ना। नेक्स्ट इज अगेन हॉलो ब्रिक्स। ये भी बहुत पूछी जाती हैं, हॉलो ब्रिक्स, परफोरेटेड ब्रिक्स, सेलुलर ब्रिक्स, सॉलिड ब्रिक्स, है ना। तो ये सब भी बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं हॉलो ब्रिक्स की यहाँ पे बात करती हूँ तो हॉलो ब्रिक्स साउंडिंग और हीट प्रूफिंग के लिए यूज़ होती हैं यहाँ पे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ब्रिक्स आपकी जैसे कहते हैं साउंडिंग और हीट प्रूफिंग के लिए यूज़ की जाती हैं? कौन सी? हॉलो ब्रिक्स यूज़ की जाती हैं यहाँ पे साउंडिंग और हीट प्रूफिंग के लिए। साथ ही साथ ये कंसनट्रेटेड लोडेड एरियाज़ के लिए सुटेबल नहीं होती हैं, ठीक है ना। साउंडिंग दे रही है, हीट प्रूफ दे रही है, तो डेफिनेटली लोड में तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा भैया, ठीक है ना। अब अगेन यहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो मिनिमम होनी चाहिए किसी भी ब्रिक की, वो कितनी होनी चाहिए? 3.5 मेगापास्कल, विच इज 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो ये लिखा हुआ भी है कि जो इसकी भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इट शुड नॉट बी लेस देन 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है इतनी चीज़? नेक्स्ट थिंग इज पेविंग ब्रिक्स। ऐसे ब्रिक्स आपने देखा होगा जब आप पार्क या गार्डन में जाते हैं तो ये पूरे में आपके घास वास या पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं और ये आपके वॉक करने के लिए सरफेस बनाया हुआ रहता है। ये पेव्ड एरिया कहते हैं इसको, मतलब जिसको आपने अच्छे तरीके से चलने लायक बना रखा है, दैट इज नोन एज पेव्ड एरिया। और जो ब्रिक्स यहाँ पे लगाई जाती हैं उनको बोला जाता है पेविंग ब्रिक्स। कौन सी ब्रिक्स? ब्रिक्स, पेविंग ब्रिक्स। तो ये जो ब्रिक्स हैं अगेन ये पेविंग का मतलब जो पेविंग ब्रिक्स होती हैं वो पेव्ड एरियाज या पर्टिकुलर ऐसे एरियाज जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। और जो आयरन कंटेंट होता है इन ब्रिक्स में वो ऑर्डिनरी ब्रिक्स के कंपैरिजन में क्या होता है? कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि आयरन कंटेंट अगर ज़्यादा है तो ये क्या देता है? ये रेडिश टिंच देता है। क्या देता है? ये रेडिश टिंच देता है ब्रिक्स को। और देखेंगे आप वहाँ पे जो रेडिश टिंच आ रहा है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है ऑर्डिनरी ब्रिक्स से आपका। क्लियर है इतनी चीज़? अब अगेन ये जो आपका क्या कहते हैं पेविंग ब्रिक्स हैं, ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं एब्रेशन के। एब्रेशन मतलब क्या होता है? रगड़ जब खाती है ना एक दूसरे से, रगड़ खाने की वजह से डैमेज होता है, इन ब्रिक्स में कंपैरेटिवली कम होता है। इन ब्रिक्स में क्या होता है? कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है ना। और ये पर्टिकुलर ये भी किसकी वजह से हो रहा है? ये आपका आयरन की वजह से हो रहा है, यहाँ पे आयरन कंटेंट की वजह से, ठीक है ना। अब अगेन यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी 40 मेगापास्कल रहती है और वाटर एब्जॉर्प्शन इनका 5% से ज़्यादा नहीं होता है। अब आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में वो आपसे डायरेक्टली पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज यूज फॉर साउंड एंड हीट प्रूफिंग। डायरेक्टली आंख बंद करके हॉलो ब्रिक्स। लोड की बात करेगा, कंसनट्रेटेड लोडेड एरियाज की बात करेगा तो वहाँ पे वो ब्रिक काम में नहीं आती है, ठीक है ना। पेविंग ब्रिक से आप ये पूछ सकता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन इसका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज अगेन परफोरेटेड ब्रिक्स की अगर हम बात करें। अब ये परफोरेटेड ब्रिक्स होती कौन सी हैं पहले ये जान लेते हैं। देखिए परफोरेटेड ब्रिक्स वो ब्रिक्स होती हैं जिनमें जो छोटे छोटे जो होल्स होते हैं ये आपके 25% से ज़्यादा हो सकते हैं फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। मैंने क्या बोला कि परफोरेटेड ब्रिक्स वो ब्रिक्स होती हैं जिनमें जो होल्स होते हैं देयर स्मॉल होल्स में एक्सीड 25% of the total volume of brick। तो ऐसी ब्रिक्स को क्या बोला जाता है? परफोरेटेड ब्रिक्स बोला जाता है। ये जो बनी है ये परफोरेशंस है बेटा, ये क्या है? परफोरेशंस बोला जाता है। और ये जो होती हैं 25% से ज़्यादा, टोटल वॉल्यूम जो है इस ब्रिक का उसके 25% से ज़्यादा जिसे कहते हैं अगर होता है, दे में एक्सीड द 25% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो ऐसी ब्रिक्स को क्या बोला जाता है? परफोरेटेड ब्रिक्स यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है ना। अब अगेन आपको होल्स यहाँ पे दिखाई दे ही रहे होंगे यहाँ पे जो। अब अगर हम इनकी पर्टिकुलर साइज की बात करते हैं, देखिए तो शॉर्टर साइड ऑफ द परफोरेशन शेल बी लेस देन 20 mm इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर परफोरेशन एंड 25 mm डायमीटर इन केस ऑफ सर्कुलर
परफोरेशंस। तो पर्टिकुलरली अगर रेक्टेंगुलर परफोरेशंस होंगी तो मिनिमम साइज क्या रहता है उसमें, जो मतलब होना चाहिए वो कितना 20 mm, और अगर सर्कुलर परफोरेशंस है तो उस केस में ये कितना होता है आपका 25 mm का डाया रहता है आपका परफोरेशंस का, सर्कुलर परफोरेशन के केस में। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है। अब अगेन इनकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी जो है आपकी 7 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगेन दैट वुड बी अगेन मैं बोलूँगी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतना डीप मतलब वो जाएगा नहीं, बट हाँ जितना नॉर्मल है वही यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल यहाँ पे नहीं लेके आए हैं, जितना कंसाइज हो सके उतना कंसाइज किया हुआ है टॉपिक। ठीक है। फिर आती हैं आपकी हैवी ड्यूटी ब्रिक्स। यहाँ पे तो आपको इतना याद रखना है कि हैवी ड्यूटी ब्रिक्स का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, वो ब्रिक्स जिनका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 40 मेगापास्कल से ऊपर है वो हैवी ड्यूटी ब्रिक्स होती हैं, और ऐसी ब्रिक्स आपकी ब्रिजेस में, हैवी स्ट्रक्चर्स में यूज़ हो रही हैं, जैसे कि आपके ब्रिजेस हो गए, फाउंडेशंस हो गई, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो गई, तो ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, तो यहाँ पर आपकी कौन सी ब्रिक्स लगती हैं, हैवी ड्यूटी ब्रिक्स आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लास की अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं क्लास 400, क्लास 450 या फिर क्लास 40 या 45, क्लास 400 और 450 भी पूछ सकता है, क्योंकि वैसे भी नोटेशंस लिखे हुए आते हैं। इसका मतलब यही है, अगर क्लास 400 है तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 40 मेगापास्कल है, क्लास 450 बोल रहा है तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 45 मेगापास्कल है। यहाँ पे तो डायरेक्टली 40 और 45 ही लिखा है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी करस्पॉन्डिंगली 40 और 45 भी लिखी हुई है। ठीक है ना। तो 40 मेगापास्कल से नीचे नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर ही होनी चाहिए, ऐसी ब्रिक्स को हैवी ड्यूटी ब्रिक्स बोला जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट ऑन ब्रिक्स की। अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं आपकी ब्रिक्स के ऊपर, जैसे कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, फ्लोरेसेंस होता है, एंड शेप एंड जिसे कहते हैं साइज टेस्ट होता है। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कौन से एपराटस में किया जाता है, एपराटस कौन सा होता है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एपराटस कौन सा है, CTM, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। तो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में ये पर्टिकुलर किया जाता है। अब कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में क्या किया आपने, ईंट लिया, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखा, मैंने लास्ट क्लास सीमेंट का लिया था, तो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन की इमेज भी दिखाई थी वहाँ पे। तो आपने ब्रेक को रखा और लोड लगाना शुरू किया, जिस लोड पे वो ब्रेक हुई वो लोड आपने नोट डाउन कर लिया, और वहाँ से आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल ली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला फेलियर लोड अपॉन द कॉन्टैक्ट एरिया विच वॉज देयर अलॉन्ग विद जो पर्टिकुलर मेटल स्ट्रिप थी उसके साथ, या मेटल प्लेट थी उसके साथ जो कॉन्टैक्ट एरिया था, है ना। तो पर्टिकुलरली देखिए, और यहाँ से आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लिया। अब जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है डायरेक्टली। फर्स्ट क्लास के लिए कितना होता है, फर्स्ट क्लास के लिए इट शुड नॉट बी लेस देन 10.5 मेगापास्कल और 10 मेगापास्कल, बोथ द आंसर्स आर राइट। मैंने रीजन बताया था लास्ट क्लास में आपको। सेकेंड क्लास ब्रिक के जो रिजल्ट्स आते हैं, इट शुड नॉट बी लेस देन 7 मेगापास्कल, 7 और 7.5 बोथ आर द राइट आंसर्स। अगेन फॉर थर्ड क्लास ब्रिक के लिए इट शुड नॉट बी लेस देन 5 मेगापास्कल। थर्ड क्लास अगर ब्रिक है तो 5 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। और अगर कोई कॉमन ब्रिक है, कोई भी कॉमन ब्रिक है, तो किसी भी कॉमन ब्रिक के लिए इट शुड नॉट बी लेस देन 3.5 मेगापास्कल। ये चारों वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है ना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये वैल्यूज आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, तो ये पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास के लिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 10.5, सेकंड क्लास के लिए शुड नॉट बी लेस देन 7, थर्ड के लिए शुड नॉट बी लेस देन 5, एंड कॉमन ब्रिक के लिए शुड नॉट बी लेस देन 3.5 मेगापास्कल। क्लियर। नेक्स्ट इज अगैन वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रिक लेते हैं और 24 घंटे के लिए उसको पानी में, कोल्ड वाटर में आपने क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया। अब अगेन इसमें भी 2 टेस्ट होते हैं, दोनों नहीं बताऊंगी, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर इमर्जन, दैट्स लाइक इट्स लाइक नॉट योर कप ऑफ टी। तो आपको सिर्फ इतना इसमें रखना है कि आपने ब्रिक सरफेस को ड्राई किया, ओवन ड्राई करने के बाद आपने क्या किया, वेट लिया, वेट लेने के बाद उसको कोल्ड वाटर में इमर्ज कर दिया 24 आवर्स के लिए, फिर उसके बाद आपने उसको वहाँ से बाहर निकाला, फिर उसका दोबारा वेट लिया विच इज़ W2। तो मैंने क्या बोला, ड्राई वेट लिया हमने, सबसे पहले ड्राई वेट, ओवन ड्राई किया था तो ड्राई वेट लिया ब्रिक का विच इज़ W1, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब कराया आफ्टर वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर को एब्जॉर्ब कराने के बाद जो वेट लिया हमने वो कितना लिया, W2, है ना। अब हमने क्या निकाला, हमें क्या निकालना है, वाटर एब्जॉर्प्शन निकालना है। वाटर एब्जॉर्प्शन इज अगेन W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100। जितना भी परसेंट आंसर आएगा वो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन का परसेंटेज यहाँ पर हो जाता है। अब इसके भी रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास। अब अगेन ओल्ड प्रोविजंस के हिसाब से जो फर्स्ट क्लास है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन उसके लिए it should not be more than 20% as per the old provisions, ठीक है ना। this is as per the old provisions। new provisions के हिसाब से 15 से 16%,
देखो एग्जाम आपके ओल्ड प्रोविजंस के हिसाब से ही आ रहे हैं, तो वो भी पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने 20% लिखा आया है, लेकिन गलती से अगर उसने नए प्रोविजन की तरफ शिफ्ट कर दिया तो वो 15 से 16% आंसर आपको देगा, फॉर श्योर ऑप्शन देगा, तो वो भी पता होना चाहिए। सेकेंड क्लास की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड क्लास के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, इट शुड नॉट बी मोर देन एज पर द ओल्ड प्रोविजन 22%। तो ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से इट शुड नॉट बी मोर देन 22%, और न्यू प्रोविजन के हिसाब से जो वाटर एब्जॉर्प्शन है सेकेंड क्लास ब्रिक का, इट शुड नॉट बी मोर देन 16 to 20%। सो अगेन आई वुड से ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से भी पेपर आ सकता है और न्यू प्रोविजंस के हिसाब से भी आ सकता है, तो दोनों ही आपको पता होने चाहिए फॉर श्योर। कमिंग टू द थर्ड क्लास ब्रिक के लिए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड क्लास, तो वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 25%, और ये जो है आपका ओल्ड और न्यू दोनों क्लासेस के हिसाब से है। इट शुड नॉट बी मोर देन 25%, 25% से ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए, अगर कर रही है तो डिस्कार्ड, ठीक है। तो द रिजल्ट्स आर अगेन, this is our cup of tea, this is very very important as far as exam point of view is concerned, so you have to take care of the results for sure। इसलिए मैंने आपको जो प्रोसीजर है वो बहुत जिसे कहते हैं ब्रीफ में बताया है, यही किया जाता है, बट रिजल्ट्स लाइक ये बहुत हमारे लिए माइलस्टोन की तरह है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर। नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ पे 2 टेस्ट रह गए हमारे, आगे मैंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, तो ये आपको PDF ऑब्वियसली शेयर किया जाएगा, तो वी आर नॉट हम एक भी पॉइंट अनटच नहीं रखेंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट, आपको सारा कंटेंट दिया जाएगा, तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, दिस इज लाइक आई एम यूजिंग फॉर द जिसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट इज एफ्लोरेसेंस टेस्ट। अब एफ्लोरेसेंस टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो एफ्लोरेसेंस टेस्ट होता क्या है, तो एफ्लोरेसेंस टेस्ट क्या होता है बेसिकली बेटा, एफ्लोरेसेंस मतलब होता है आपका जो व्हाइट कलर के चत्ते पड़ जाते हैं सरफेस के ऊपर, क्या व्हाइट कलर के जो चत्ते पड़ जाते हैं या पैचेस आ जाते हैं ना किसी दीवार के ऊपर, तो उसको बोला जाता है एफ्लोरेसेंस, उसको बोला जाता है आपका एफ्लोरेसेंस। जस्ट अ सेकंड क्लास, अदरवाइज मेरी आवाज़ आपको नहीं आएगी, जस्ट अ सेकंड। Hello. I hope I'm audible to all of you. Okay. Sorry for the delay. Again, तो यहाँ पर आपको एफ्लोरेसेंस टेस्ट में बता रही थी, मैंने क्या बोला था कि वॉल के ऊपर जो व्हाइट पैचेस आ जाते हैं उसको एफ्लोरेसेंस बोला जाता है। अब जब ये व्हाइट पैचेस आते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइज। अभी आपने देखा था सीमेंट में भी जब एल्कलाइज थे तो वहाँ पे भी पैचेस आ रहे थे, यहाँ पर भी क्या होता है, अब आपने तो खैर इंग्रेडिएंट्स में खाली सलीम पढ़ा है विच इज़ सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया, लेकिन इसके साथ कुछ एल्कलाइज भी होते हैं सोडा और पोटैश के, मतलब जैसे सोडियम मतलब सोडा और पोटैश, सोडियम की वजह से जो आ रहे हैं और पोटेशियम की वजह से जो आ रहे हैं, तो उनकी ऑक्साइड्स की वजह से, तो वो सोडा और पोटैश बोला जाता है इन शॉर्ट। तो उनकी वजह से जो बेसिकली आ रहा है वो जो एल्कलाइज है इन द फॉर्म ऑफ सोडा एंड पोटैश, उनकी वजह से ये वाइट पैचेस यहाँ पर भी ब्रिक के सरफेस पे दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर जो ये वाइट पैचेस आ रहे हैं, इसी को ये जो प्रोसेस है ना इन वाइट पैचेस का उस ब्रिक को आने का, यही पर्टिकुलर ये आप कह सकते हो ये डिफेक्ट भी है एक तरीके का ब्रिक का, और इसी को बोला जाता है एफ्लोरेसेंस। क्या बोला जाता है? एफ्लोरेसेंस। अब आपको समझ में आ गया, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी एक पॉइंट क्लियर हो गया, जो व्हाइट पैचेस आ जाता है ब्रिक के सरफेस के ऊपर हो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब जो ये एफ्लोरेसेंस होता है, तो एफ्लोरेसेंस अगर आपका, एफ्लोरेसेंस क्या है? अगर आपका, यहाँ पे बता रही हूँ देखिएगा इधर, एफ्लोरेसेंस अगर आपका 10% तक है तो इसको बोला जाता है स्लाइट एफ्लोरेसेंस। मतलब टोटल सरफेस एरिया का उसने अगर 10% ही कवर किया है तो वो स्लाइट एफ्लोरेसेंस कहलाया जाएगा। 10 से 50% तक वाइट पैचेस आ चुके हैं, अगर 10 से 50% तक वाइट पैचेस आ चुके हैं तो उसको बोला जाता है मॉडरेट एफ्लोरेसेंस। क्या बोला जाता है? मॉडरेट एफ्लोरेसेंस। और अगर 50% से ज़्यादा मेरा एफ्लोरेसेंस या वाइट पैचेस आ चुके हैं सरफेस के ऊपर तो उसको बोला जाता है हैवी या फिर सीरियस एफ्लोरेसेंस। हैवी या फिर सीरियस एफ्लोरेसेंस। तो ये 3 आपको चीज़ें याद रखनी है। अगर 10% तक एरिया वाइट पैचेस से कवर हो चुका है ब्रिक का तो वो स्लाइट एफ्लोरेसेंस कहलाएगा। 10 से 50% तक सरफेस एरिया अगर ब्रिक का कवर है तो उसको मॉडरेट बोलेंगे। अगर ग्रेटर देन 50% ब्रिक का सरफेस एरिया कवर है तो उसको आप हैवी या फिर सीरियस एफ्लोरेसेंस यहाँ पर बोलेंगे। सीरियस तो इतना सीरियस होता है कि उसमें फ्लेक्स बन के गिरने लग पड़ते हैं ब्रिक के, ठीक है ना। हैवी में तो बोलते हैं कि 50% से ज़्यादा कवर हो गया, लेकिन सीरियस में तो फ्लेक्स बन जाते हैं और फ्लेक्स बन के गिरने लग पड़ती है ब्रिक,
चूरा चूरा हो गया जिसे कहते हैं, गिरने लग पड़ती है, तो वो बेसिकली सीरियस एफ्लोरेसेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द शेप एंड साइज टेस्ट, शेप एंड साइज टेस्ट में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप मोल्ड पे डालते हैं, मोल्ड को 8 से 12% बड़ा रखा जाता है, क्योंकि ब्रिक क्या होता है, बाद में श्रिंक करता है ना। तो इसीलिए परफेक्ट शेप जो है का एक कॉन्सेप्ट है, वो एक भ्रम है। परफेक्ट शेप आ गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं आया तो ऐसे डिसहार्टेड नहीं होना है। इसी पर्टिकुलर शेप को टेस्ट, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर शेप को टेस्ट करना पड़ता है। इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ ब्रिक हम क्या करते हैं, हम 20 ब्रिक लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 20 ब्रिक्स लेते हैं। इस टेस्ट को बोला जाता है डायमेंशन टेस्ट। क्या बोला जाता है बेटा, डायमेंशन टेस्ट बोला जाता है। इस टेस्ट में हम लोग 20 ब्रिक्स को उठाते हैं। क्या करते हैं, 20 ब्रिक्स को उठाते हैं और उनको या तो आप ऐसे लगा दोगे लेंथ वाइज, या आप उनको विड्थ वाइज लगा दोगे, या आप उनको हाइट वाइज एक के ऊपर एक अगर खड़ा कर पाओ तो कर दोगे। अब करते क्या है, हम ये 20 ब्रिक्स लेते हैं, कायदे से देखते हैं कि उनकी जो लेंथ है वो कितनी आनी चाहिए। कायदे से अगर मैं निकालूं 20 ब्रिक्स की, अगर मैं सिक्वेंशली लगा रही हूँ लाइन बाय लाइन, तो 20 ब्रिक्स की जो लेंथ आनी चाहिए वो आनी चाहिए आपकी 380 सेंटीमीटर। कितनी आनी चाहिए लेंथ, अगर लेंथ वाइज लगा रही हूँ तो 20 ब्रिक्स की 380 सेंटीमीटर आनी चाहिए, 380 सेंटीमीटर आनी चाहिए। और विड्थ, और अगर मैं हाइट की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करती हूं, विड्थ या फिर हाइट की, क्योंकि दोनों ही 9 होती हैं, तो वो कितनी आनी चाहिए, 180 सेंटीमीटर आनी चाहिए। विड्थ हाइट कितनी आनी चाहिए, 180 सेंटीमीटर आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मुझे पता है परफेक्ट शेप साइज का कॉन्सेप्ट बुक में ही ठीक है, एक्चुअल ग्राउंड पे मिलना मुश्किल है, तो हम लोग क्या रखते हैं, इसमें टॉलरेंस रखते हैं कि भैया अब एग्जैक्ट तो इतनी आनी चाहिए, लेकिन आएगी तो नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ब्रिक्स तो परफेक्ट शेप एंड साइज की होंगी ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने एक टॉलरेंस रखी कि भैया यहां तक मैं एक्सेप्ट कर लूंगी या कर लूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा, है ना। तो वो हमने जो टॉलरेंस के लिए लिमिट रखी वो कितनी रखी, लेंथ के लिए हमने रखी ±8 सेंटीमीटर, +-8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ और हाइट के लिए रखी ±4 सेंटीमीटर, मतलब 40 mm। लेंथ के लिए 80 mm और ब्रेथ और हाइट के लिए 40 mm या 4 सेंटीमीटर, लेंथ के लिए 8 सेंटीमीटर, मतलब प्लस से माइनस दोनों, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकती है लेंथ। और सिमिलरली ब्रेथ और हाइट के लिए प्लस भी हो सकता है, +40 mm या फिर -40 mm ओवरऑल में से, मतलब 180 प्लस रेंज पूछता है, क्योंकि वो ना किस रेंज में, तो आप 180 प्लस जिसे कहते हैं 4 कर लो, या 180 -4 कर लो, तो जो आया वो रेंज है। सिमिलरली 380 + 8 कर लो और 380 - 8 कर लो, वो भी एक रेंज बन जाएगा कि इस रेंज के अंदर अंदर मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। क्लियर है इतनी चीज़। तो ये था टेस्ट ऑन ब्रिक्स। नेक्स्ट इज अगेन यही जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, यहाँ पे सब वही लिखा है, आपको पढ़ना होगा तो आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब। क्या आप 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स आती हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए देखिए, ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मैं एक साइज ले रही हूँ, यूजुअली जो इसका आंसर होता है मैं आपको वो भी बताऊंगी जो ऑब्जेक्टिव में वो फ्रीक्वेंटली पूछेगा, लेकिन आपको निकालना भी आना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बचपन में हम सबने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि भैया अगर एक 10 मीटर का क्या है, एक मैंने फ्रेंडशिप बैंड दिया किसी बच्चे को और मैंने बोला आपको क्या 2-2 मीटर के बैंड काटने हैं इसमें से, मतलब एक बच्चे के हाथ पे जो बैंड बंधेगा वो 2 मीटर का बंधेगा, तो बताओ 10 मीटर के टोटल स्ट्रिप में से कितने बैंड बन जाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने किया टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ 1 बैंड, टोटल लेंथ ऑफ बैंड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ 1 बैंड। आपने यही तो किया, टोटल लेंथ ऑफ बैंड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ 1 बैंड। टोटल लेंथ कितनी थी, 10 मीटर की थी, एक बैंड की कितनी लेंथ थी, 2 मीटर थी, तो कितने बैंड बन जाएंगे, 5 बैंड्स विल बी देयर, मतलब 5 बच्चों के हाथ में वो बैंड बंध पाएगा जो टोटल आया था। इतनी चीज समझ में आई। अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई, अब तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। कैसे, अब देखिए उसने बोला कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब, तो मतलब टोटल वॉल्यूम दे रखा है, क्या दे रखा है, टोटल वॉल्यूम हमें दे रखा है इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक
अब आप बोलोगे मैडम ब्रिक के तो अलग अलग साइजेस अवेलेबल है। अगर मैं स्टैंडर्ड साइज की बात करूं तो 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर होता है मैडम। अगर मैं जिस नॉमिनल साइज की बात करूं 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर होता है मैडम। बताओ मैं कौन सा यूज करूं? ऐसे कन्वेंशनल ट्रेडिशनल साइज भी बता दोगे आप। तो अब यहाँ पे बिल्कुल सही हो आप, अलग अलग साइजेस है, लेकिन वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे जैसे उसने मेंशन नहीं किया तो आई विल टेक द नॉमिनल साइज। ऐसे ही वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, प्लीज टेल मी द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब। तो वो बेसिकली आपसे नॉमिनल साइज के लिए ही पूछ रहा है, ऐसा मान के चलोगे। जैसे होता है ना, अगर हम लिखते हैं कि 4 तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता है वो +4 है, लेकिन अगर मुझे -4 लिखना होता है तो मैं माइनस मेंशन करती हूँ कि -4 है। प्लस के लिए आई नीड नॉट टू मेंशन। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर कुछ मेंशन नहीं कर रहा है तो टेक द नॉमिनल साइज। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक नॉमिनल साइज की ले लो 20 बाय 10 बाय 10। अगेन द टोटल वॉल्यूम इज गिवन इन मीटर क्यूब एंड दीज वैल्यूज आर इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में कर लो, जो आपकी मर्जी हो वो करो, मैं आप पे छोड़ रही हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ये रिलेशन भी बता दिया। और बोलो, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालनी थी? टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, है ना। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर मैं निकालूं तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विच इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10⁻6। 1 मीटर क्यूब में 2 सेंटीमीटर है, 3 मीटर क्यूब में कितने होंगे? या 1 मीटर में 2 सेंटीमीटर है, मतलब 100 सेंटीमीटर है, तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 10⁻6 होंगे। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गई वैल्यू अब, क्योंकि नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होगी ना। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 विच इज 20 बाय 10 बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, बाय बाय, हैप्पी बर्थडे। अब अगेन ये कितना हो जाएगा? 2 0 है, यहाँ कट गए, यहाँ कितने रह गए? अब 4 रह गए। कितने रह गए भैया? 4 रह गए। तो यहाँ पे आ गया, अच्छा 1 0 इसका भी हटा दो, तो अब ये 3 रह गए। तो 10⁻3 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, मैं यहाँ पे लिख दूं पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देती हूँ। मैंने बोला 1 × 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया था, मैंने पूरा काटा पीटा, काट पीटने के बाद मुझे क्या मिल गई वैल्यू? मुझे मिल गई भैया 10⁻3 डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू मुझे वहां से मिल गई 10⁻3 या 1000 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही लिख लेती हूँ। ठीक है ना, 1000 डिवाइडेड बाय 2 लिख लेती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट इज 1000 डिवाइडेड बाय 2 विच हैज बीन लेफ्ट, है ना। अब ये कितना हो गया? 2 5 10, 0 का 0, तो कितनी ब्रिक्स आ गई भैया? 500 ब्रिक्स आ गई। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है? नंबर ऑफ ब्रिक्स in 1 meter cube is equal to 500 bricks. So this is the answer for this question and it is very 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 important, बहुत important है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है या जनरल इंजीनियरिंग का। ठीक है ना, तो 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स रहती हैं? अगर वो कोई साइज मेंशन नहीं कर रहा है, आंख बंद करके 500। लेकिन इफ ही हैज मेंशन्ड दी साइज कि नॉमिनल साइज है, मॉड्यूलर है, स्टैंडर्ड है, ट्रेडिशनल है, इन दैट केस हम जो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक यूज करेंगे वो उसी साइज का करेंगे। यहाँ पे तो गिवन नहीं था इसलिए 20 बाय 10 बाय 10 का ही किया। अगर स्टैंडर्ड साइज दिया होता तो 19 बाय 9 बाय 9 का होता, कुछ लगभग 649 के आसपास आपका आंसर आता। इसी तरीके से कन्वेंशनल साइज यूज करते तो 450 या 400 के आसपास आपका आंसर आता, है ना। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक कितना ले रहे हो आप। तो वो पूछता जरूर है 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स आती हैं, आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है क्लास, तो कल हम अपना मेजनरी वाला पार्ट करेंगे इसी टॉपिक में से। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्लीज डू कमेंट अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे हों एंड थैंक यू वंस अगैन, थैंक यू। ठंडा कर रखा है आपने पूरा यहाँ पे। अरे सर मुझे ना बहुत गर्मी लग जाती है पढ़ाते तो पढ़ाते। ठंडा लग रहा। आप एकदम से आए ना भी बार अभी पढ़ा के, आपको भी गर्मी लग जाएगी। ये तो गर्म होता है। स्टॉप।